कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखने की इस सीरीज़ के 23rd वीडियो में आज हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। साथ ही हम ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा हम इस बात को भी समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर को डिज़ाइन करने में क्या क्या इश्यूज़ या समस्याएं आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की 4th लेयर होती है। जैसे कि हमने इस वीडियो सीरीज़ के कुछ वीडियोस पहले OSI मॉडल की जब चर्चा करी थी तो उसमें हमने समझा था कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो इस OSI मॉडल में 4th लेयर होती है, चाहे आप सेंडर की तरफ से देखें या रिसीवर की तरफ से देखें। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना। किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। जैसे सभी लेयर्स का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर का उद्देश्य क्या होता है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना। इस बात को समझने के लिए हमें इस नेटवर्क को समझना पड़ेगा। ये एक वैन नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ये जो नेटवर्क बना हुआ है ये एक वैन है ना। तो इस वैन में क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, और बहुत सारे नेटवर्क आपस में राउटर से कनेक्टेड हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना। इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किसी नेटवर्क में एक मैसेज किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और उस ट्रांसमिशन में डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर है इस तरफ में ये सेंडर है, ठीक है, और ये जो है इस तरफ में जो सर्वर बना है ये एक रिसीवर है, ठीक है। सेंडर जो है एक मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो जब इस कंप्यूटर से मैसेज निकलेगा तो उस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने में डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या रोल होगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि यह दो सीधे जुड़े डिवाइसेस के बीच डेटा भेजने का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा लिंक लेयर होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी करता है। नोड टू नोड डिलीवरी मतलब कि जैसे ये कंप्यूटर क्या है, एक नोड है, उसी तरीके से ये राउटर भी एक नोड है और ये कंप्यूटर इस घर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इस एरो का मतलब यही है। तो नोड टू नोड डिलीवरी मतलब होता है कि इस कंप्यूटर से निकला हुआ मैसेज इस राउटर तक पहुंच जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। मतलब डेटा लिंक लेयर इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि यहाँ से निकला हुआ मैसेज इस राउटर तक सेफली पहुँच जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद में अब जो सेंडर हुआ वो ये राउटर हुआ और रिसीवर ये राउटर हुआ या ये राउटर हुआ, वो डिसाइड करेगा कौन? नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा कि अब यहाँ से इस मैसेज को इस तरफ भेजना है या इस तरफ भेजना है, ठीक है। लेकिन जब नेटवर्क लेयर डिसाइड कर देगा कि इस मैसेज को इस तरफ या इस तरफ भेजना है तो भेजने का जो काम होगा वो डेटा लिंक लेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर मैसेज को इस नोड पर जाना है तो इस नोड तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेटा लिंक लेयर की। उसके बाद में नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा कि यहाँ से मैसेज इस राउटर पे जाएगा या यहाँ से इस राउटर पे जाएगा, और जिस पे भी जाना हो डेटा लिंक लेयर इस बात की गारंटी देगा कि यहाँ से यहाँ तक मैसेज बिना किसी एरर के पहुँचेगा। ये जिम्मेदारी होती है डेटा लिंक लेयर की। उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि मैसेज यहाँ जाएगा इस राउटर में या इस राउटर में। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर डेटा लिंक लेयर जिम्मेदारी लेगा और इस जो मैसेज है अगर इस राउटर पे जाना है इस राउटर पर तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेटा लिंक लेयर की। उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा कि ये मैसेज इस वाले राउटर से इस वाले राउटर में जाएगा या इस वाले राउटर में जाएगा। जब ये डिसाइड हो जाएगा कि मैसेज इस वाले राउटर में जाएगा, नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगा। उसके बाद में इस राउटर से इस राउटर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेटा लिंक लेयर की होगी। उसके बाद में नेटवर्क लेयर जो है उस मैसेज को बताएगा कि अब किस तरफ भेजना है, क्योंकि डिवाइस तक हम पहुंच गए हैं तो नेटवर्क लेयर बताएगा कि इस डिवाइस में भेजना है और डेटा लिंक लेयर इस डिवाइस तक पहुंच जाए वो मैसेज, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज को सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेटवर्क लेयर की है। नेटवर्क
लेयर की। नेटवर्क लेयर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैसेज जो है वो सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क या सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? नेटवर्क लेयर लेता है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर क्या करता है? वो एक नोड से दूसरे नोड तक मैसेज पहुंच जाएगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है? डेटा लिंक लेयर। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो यह दो एप्लीकेशन के बीच सुरक्षित और सही क्रम में डेटा भेजती है। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ है? अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है आपके एप्लीकेशंस में, आपके प्रोसेस में। देखिए ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में कई सारी प्रोसेस चल रही होंगी, ठीक है। कई सारी प्रोसेस में हो सकता है कि व्हाट्सएप भी चल रहा हो, जीमेल भी चल रहा हो, ठीक है, इंस्टाग्राम भी खुला हुआ हो, ठीक है, और हो सकता है कि फेसबुक भी चल रहा हो, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जूम कॉल भी चल रही हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं इस कंप्यूटर में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिस प्रोसेस से मैसेज भेजा गया है उसका रिप्लाई उसी प्रोसेस पे वापस आए, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैसेज जो है वो सही प्रोसेस पे जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। तो रास्ता डिसाइड कर रहा है नेटवर्क लेयर, उस रास्ते में पहुंचा रहा है डेटा लिंक लेयर, और सही प्रोसेस से सही प्रोसेस में डेटा जाए, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दो एप्लीकेशन के बीच सुरक्षित और सही क्रम में डेटा भेजा जाए, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इस बात को और बेहतर तरीके से समझते हैं। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को आपस में डेटा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा कौन देता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, एक कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है और दूसरे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो सही एप्लीकेशन प्रोग्राम तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। उसके बाद यह लेयर डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ती है और उन्हें सही क्रम में रिसीवर तक पहुंचाती है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? देखिए डेटा लिंक लेयर तक मैसेज किससे आएगा? सेशन लेयर से आएगा, ठीक है। तो सेशन लेयर से जो डेटा मिला किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। सेशन लेयर से जो डेटा मिला ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? उस डेटा को, है ना, मान लीजिए डेटा इतना बड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? उस डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा ताकि मैसेज को नेटवर्क में कैरी करना आसान रहे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क पर डेटा को इस तरह संभालती है कि वह सही, सुरक्षित और पूर्ण रूप से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो मैसेज होता है, ये सेगमेंट होता है, इस तरीके से संभालता है कि जो मैसेज है, ये सेगमेंट है, वो सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से और पूरा का पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। उसके बाद एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से जीमेल खोलते हैं, मान लीजिए कि आपने अपने कंप्यूटर में जीमेल ओपन किया और ईमेल भेजते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करती है कि आपकी ईमेल के डेटा पैकेट गूगल के सर्वर तक सही तरीके से पहुँचे और जवाब भी आपको मिले, मतलब जवाब भी आपके जीमेल को ही मिले। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस या ट्रांसपोर्ट लेयर के मुख्य कार्य। तो फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करती है, यानी इसके मुख्य कार्य क्या हैं। मतलब बेसिकली हमें ट्रांसपोर्ट लेयर के मुख्य कार्यों को समझना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन को आसान और भरोसेमंद बनाने के लिए कई कार्य करती है। तो जिसमें से सबसे पहला काम है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े डेटा को छोटे छोटे हिस्सों, मतलब सेगमेंट्स में बांट देती है ताकि उसे नेटवर्क पर आसानी से भेजा जा सके। जैसे कि हमने समझा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? बड़े डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, किसकी तरफ में? सेंडर की तरफ में। जब डेटा को भेजा जा रहा है तो डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड होगा और जब रिसीवर तक सारे सेगमेंट्स पहुंच जाएंगे तो रिसीवर क्या करेगा? उन सेगमेंट्स की रीअसेंबली करेगा, ठीक है, उनको वापस जोड़ेगा। रिसीवर साइड पर यह सेगमेंट को फिर से जोड़कर पूरा डेटा
बनाती है। रिसीवर साइड का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, रिसीवर साइड का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि बड़े पैकेट्स को सेगमेंट्स में बांट दिया। अब ये सेगमेंट्स नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है, और नेटवर्क में जाके रिसीवर तक पहुँचेंगे, ठीक है। और रिसीवर तक अब 3 सेगमेंट पहुँच गए हैं। अगर 3 सेगमेंट सेंडर ने भेजे हैं तो 3 सेगमेंट रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, इसका काम होगा कि इन 3 सेगमेंट की रीअसेंबली करे और सेशन लेयर को पूरा का पूरा एक डेटा सेंड करे जैसा डेटा ओरिजिनल था, ठीक है। तो ये होता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। एग्जाम्पल के लिए एक 5 MB की फ़ाइल को छोटे हिस्सों में बांटकर भेजा जाता है और फिर रिसीवर पर इसे वापस एक फ़ाइल में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो है सीक्वेंसिंग। हर सेगमेंट को एक क्रम संख्या या सीक्वेंस नंबर दी जाती है ताकि रिसीवर उन्हें सही क्रम में रीअसेंबल कर सके। यह ज़रूरी है क्योंकि नेटवर्क में सेगमेंट अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं। तो जब यहाँ पे सेगमेंटेशन हुआ है तो सेगमेंटेशन करने के साथ में सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर रिसीवर तक पहुँचते पहुँचते इनका ऑर्डर जो है वो गड़बड़ भी हो जाए तो सीक्वेंस नंबर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट लेयर समझ जाए कि कौन सा सेगमेंट पहले अटैच करना है और उसके पीछे कौन सा और उसके पीछे कौन सा सेगमेंट अटैच करना है, ठीक है। इसलिए हर एक सेगमेंट में सीक्वेंस नंबर भी दिया जाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए अगर 3 पैकेट क्रमशः नंबर 1, 2 और 3 भेजे गए हैं, तो अगर मान लीजिए कि जो सीक्वेंस नंबर 3 वाला है वो पहले पहुंच गया तो सीक्वेंसिंग उन्हें सही क्रम में मिलाने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला फंक्शन है वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर यह जांचती है कि डेटा सही और बिना किसी एरर के रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं। एरर होने पर वो डेटा को दोबारा भेजती है। अगर किसी सेगमेंट में बीट एरर हो गया है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस सेगमेंट को फिर से भेजने का अनुरोध करती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि मान लीजिए कोई सेगमेंट आया और उस सेगमेंट के डेटा में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो जो रिसीवर साइड का ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मैसेज भेजेगा सेंडर तरफ के ट्रांसपोर्ट लेयर को कि जो आपने अभी सेगमेंट भेजा है उसमें कुछ एरर आ गई है, आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को फिर से वापस भेजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी करता है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसका और फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि यदि सेंडर बहुत तेज़ी से डेटा भेज रहा है और रिसीवर उसे जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो फ्लो कंट्रोल उस स्पीड को नियंत्रित करता है। देखिए फ्लो कंट्रोल हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कि प्रवाह को नियंत्रण करना है। मतलब अगर सेंडर जो है डेटा बहुत तेज़ी से भेज रहा है और रिसीवर उस डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसीवर भी क्या करेगा, डेटा रिसीव करके उसको प्रोसेस करके ऊपर वाले लेयर में भेजेगा। तो जो फ्लो कंट्रोल होता है वो भी काम होता है किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो इससे बफर ओवरफ्लो नहीं होता। मतलब अगर जब ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल करता है तो इससे बफर ओवरफ्लो नहीं होता, ठीक है। बफर में जितना स्पेस है उतनी ही स्पीड से मैसेज भेजा जाए सेंडर की तरफ से, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बकेट जो कि रिसीवर है उसमें नल से पानी भर रहे हैं जो कि सेंटर है, ठीक है। आप एक बकेट में पानी भर रहे हैं, अगर नल बहुत तेज़ी से खुला है और बकेट छोटा है तो पानी बाहर गिर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बोरवेल से, ठीक है, बोर से जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आ रहा है, उससे आप छोटी सी बाल्टी में अगर पानी भरेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पानी जो है नीचे गिर जाएगा। वही एग्जांपल से आपको इस बात को समझाया जा रहा है कि सेंडर अगर बहुत तेज़ी से मैसेज भेजेगा और रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा तो डेटा क्या है, ओवरफ्लो हो जाएगा और वो डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्लो को कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ्लो कंट्रोल उस नल को इतनी ही गति से खोलता है जितनी तेज़ी से बकेट पानी ले सके ताकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। उसके बाद में जो अगला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो होता है पोर्ट एड्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ही डिवाइस पर चल रही कई एप्लीकेशन को एक दूसरे से अलग पहचानने में उपयोग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने भी समझा था कि एक डिवाइस में कई सारी एप्लीकेशन चल सकती हैं, ठीक है। अब जब
रिसीवर कंप्यूटर ने उस मैसेज को रिसीव किया तो उसे कैसे पता कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ये मैसेज भेजना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। और ट्रांसपोर्ट लेयर इस काम को करता है पोर्ट एड्रेसिंग के माध्यम से। यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क से आने वाला डेटा सही एप्लीकेशन तक पहुँचे। ठीक है, एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में गए। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में गए। अब अपार्टमेंट में क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है। अब उस बिल्डिंग में कई अपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग में क्या होता है, कई अपार्टमेंट होते हैं और एक अपार्टमेंट में कई कमरे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एक अपार्टमेंट में गए, तो आप इस अपार्टमेंट में मान लीजिए गए। ठीक है, अब इस अपार्टमेंट में 3 कमरे हैं, मतलब कि 3 एप्लीकेशन चल रही हैं जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो बहुत सारे कमरे हैं। जब आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, विशेष व्यक्ति मतलब किसी विशेष एप्लीकेशन से किसी विशेष कमरे में जाना है, तो आपको उसका कमरा नंबर चाहिए होगा। ठीक है, मतलब उसका पोर्ट नंबर चाहिए होगा कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है कि जीमेल में, ठीक है, या जूम में ये मैसेज जाना है, तो आपको पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए या कमरा नंबर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपार्टमेंट है वो आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस मतलब कि आपका डेटा आपके कंप्यूटर तक पहुँच गया। रूम नंबर जो है वो पोर्ट नंबर है। ठीक है, एप्लीकेशन का पता है। जब आप कंप्यूटर में पहुंच गए, अब पोर्ट नंबर से आप सही एप्लीकेशन तक पहुंच पाएंगे और जो पर्सन है वो आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, ब्राउज़र, व्हाट्सएप या आपका मेल ऐप। केवल अपार्टमेंट का एड्रेस जानने से काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ अपार्टमेंट में पहुंच जाने से, सिर्फ उस डिवाइस पर पहुंच जाने से, उस कंप्यूटर में पहुंच जाने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि उस कंप्यूटर में कौन सी एप्लीकेशन तक ये मैसेज पहुंचना है। ठीक है, और ये काम किससे होता है, पोर्ट नंबर से होता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर 2 प्रकार के कम्युनिकेशन प्रदान करता है। कौन कौन से, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी में क्या होता है कि पहले कनेक्शन बनता है फिर डेटा भेजा जाता है, और कनेक्शन लेस में जिसमें यूडीपी प्रोटोकॉल उपयोग होता है उसमें क्या होता है, बिना कनेक्शन बनाए डेटा भेजा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करना है तब टीसीपी का उपयोग किया जाएगा, और हमें यूट्यूब वीडियो देखना है तो यूटीपी का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि फ़ाइल को डाउनलोड करने में हमारी प्रायोरिटी क्या है कि फ़ाइल की एक भी बाइट मिस ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा 100% डेटा आना चाहिए, तभी हमारी फ़ाइल ओपन होगी। और यूडीपी का पर्पज़ क्या है, जैसे हम यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ बिट्स या कुछ बाइट्स मिस भी हो जाती हैं तो हमारी वीडियो की क्वालिटी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे स्पीड मैटर करती है। ठीक है, इसलिए 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, दोनों में से हम ज़रूरत के हिसाब से जो भी कनेक्शन चाहिए उसका उपयोग करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को डिज़ाइन करने में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, इस बात को हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन तो हमने देख लिए कि क्या क्या काम करती है। अब इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने में, इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इस बात को हम समझते हैं। कि डिज़ाइन उस इश्यूज़ बताते हैं कि लेयर को इस तरह कैसे डिज़ाइन करें कि वह सभी फंक्शन को सही ढंग से पूरा कर सके। ठीक है, तो डिज़ाइन इश्यूज़ मतलब क्या है कि हम इस ट्रांसपोर्ट लेयर को किस तरीके से डिज़ाइन करें कि सारे फंक्शंस सही तरीके से काम करें। तो जो सबसे पहला डिज़ाइन इशू है वो है एड्रेसिंग, कि हम एड्रेसिंग कैसे करें। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को यह पहचानना होता है कि डेटा को किस एप्लीकेशन पर भेजना है। इसके लिए, ठीक है, तो ये समस्या है। समस्या क्या है कि एक कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें से किस एप्लीकेशन को हमें ये मैसेज फॉरवर्ड करना है, ये मैसेज भेजना है, तो इस बात को सॉल्व किया जाता है पोर्ट नंबर से। ठीक है, पोर्ट नंबर का उपयोग करके हम एड्रेसिंग की समस्या को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के लिए ब्राउज़र के लिए पोर्ट नंबर 80 होगा, और जबकि अगर ईमेल आया है तो उसके लिए पोर्ट नंबर 25 होगा। उसके बाद जो दूसरा इशू है ट्रांसपोर्ट लेयर को डिज़ाइन करने में वो है रिलायबल डिलीवरी। मतलब जो डिलीवरी होनी है मैसेज की वो रिलायबल हो, मतलब विश्वसनीय हो कि मैसेज निकला है तो पहुंचेगा ही। ठीक है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को सुनिश्चित करना होता है कि डेटा सही क्रम में और बिना गड़बड़ी के रिसीवर तक पहुँचे। तो ये बात को सुनिश्चित करना होता है कि इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें हम एक्नॉलेजमेंट, रीट्रांसमिशन और टाइम आउट मैकेनिज़्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन तीनों टेक्निक्स का उपयोग करके हम रिलायबल डिलीवरी को एश्योर करते हैं। ठीक है, तो हमारी डिज़ाइन इशू क्या था कि रिलायबल डिलीवरी हो,
उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम एक्नॉलेजमेंट, रिट्रांसमिशन और टाइम आउट मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो तीसरा डिज़ाइन इशू है वो है फ्लो कंट्रोल, कि फ़्लो को कंट्रोल कैसे किया जाए। फ़्लो को कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन फ़्लो को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए सेंडर और रिसीवर के बीच स्पीड को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पीड को बैलेंस करने के लिए हम उपयोग करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं हम फ्लो को कंट्रोल करने में। तो डिज़ाइन इशू क्या था, फ्लो कंट्रोल, और उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उस इशू को, उस समस्या को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों का उपयोग करके। उसके बाद में एक और जो डिज़ाइन इशू है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब होता है कि एक होस्ट मतलब एक कंप्यूटर पर कई एप्लीकेशन एक ही समय में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में 10 या 20 एप्लीकेशन भी एक साथ चल रही हैं तो वो सारी एप्लीकेशन एक साथ नेटवर्क में भेजी जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए इन सब का डेटा एक ही लिंक से भेजता है। तो इतनी सारी एप्लीकेशन है, अगर हम एक एक करके सबको कम्युनिकेट कराएंगे तो हमारा ट्रांसमिशन बहुत स्लो हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं सबको एक साथ, सबकी मल्टीप्लेक्सिंग करता है, मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करता है और एक साथ सभी का डेटा लिंक पर भेजता है। ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, रिसीवर साइड पर सही एप्लीकेशन तक पहुंचती है। और डीमल्टीप्लेक्सिंग कहाँ होगी, रिसीवर के एंड पर। रिसीवर के एंड पर जब सारा डेटा एक साथ मिक्स होके आया है तो उसको अलग अलग करना और सही एप्लीकेशन तक पहुंचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद में कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन एक इशू होता है कि हम किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश करें सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। तो उसको सॉल्व करने के लिए 3-वे हैंडशेक मेथड का उपयोग किया जाता है। तो 3-वे हैंडशेक मेथड का उपयोग करके हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद में उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के बाद प्रॉपरली कनेक्शन टर्मिनेट करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के लिए 3-वे हैंडशेक और फिर कनेक्शन को प्रॉपरली टर्मिनेट किया जाता है इस मेथड का उपयोग करके। एग्जाम्पल के लिए जूम कॉल स्टार्ट करते समय कनेक्शन बनता है और कॉल ख़त्म करते समय कनेक्शन टर्मिनेट होता है। कनेक्शन टर्मिनेट करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक वो पर्टिकुलर लाइन जो है बिज़ी रहेगी उस सेवा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स अब हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल उपयोग होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 मेन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो TCP और UDP होते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो TCP होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और जो UDP होता है वो कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, फिर डेटा ट्रांसमिट होगा और उसके बाद में कनेक्शन टर्मिनेट होगा। लेकिन UDP में ऐसा नहीं है। UDP में जैसे ही आप डेटा भेजेंगे तो डेटा जाना शुरू हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो TCP होता है वो रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो डेटा जो भेजा जा रहा है वो पहुँचेगा ही। और UDP जो है वो अनरिलायबल है क्योंकि डेटा मल्टीपल पाथ से रिसीवर तक पहुंचेगा, हो सकता है कुछ डेटा बीच में लॉस भी हो जाए। तो जब हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, ईमेल भेजते हैं या फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तब हम TCP का उपयोग करते हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में हम UDP का उपयोग करते हैं क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में हमें जो फास्ट डेटा चाहिए, ठीक है, और कुछ बाइट्स अगर मिस भी हो जाती हैं तो हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो TCP जब सुरक्षा और सही डेटा चाहिए तब हम TCP का उपयोग करेंगे और UDP का उपयोग कब करेंगे, जब हमें स्पीड और कम लेटेंसी चाहिए, मतलब हमारे डेटा जल्दी पहुंच जाए तब हम UDP का उपयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो को अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। हमने समझा अभी तक कि ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है जो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन के बीच में डेटा भेजने का काम करती है। ठीक है, मतलब सोर्स के कंप्यूटर से डेस्टिनेशन के कंप्यूटर के एप्लीकेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। यह लेयर डेटा को सुरक्षित, क्रमबद्ध और बिना गड़बड़ी के डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब डेटा जो है सुरक्षित तरीके से, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंशियल तरीके से और बिना गड़बड़ी के डिलीवर हो जाए, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद में TCP और UDP इसके 2 प्रमुख प्रोटोकॉल है जिनका उपयोग अलग अलग स्थितियों के अनुसार किया जाता है।
इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए टेक्निक्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन से टेक्निक उपयोग करता है, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और पोर्ट एड्रेसिंग नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसका उपयोग करके, और एक बार खुद से भी इस नोट्स को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को और पक्का आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।